हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल FIM एडवेंचर। आज फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेई के पर्सपेक्टिव से बोलो या नीट के पर्सपेक्टिव से बोलो। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे हम एंशियंट थ्योरी से आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली एटम को कैसे डेवलप किया गया, उसके स्ट्रक्चर को कैसे पता लगाया गया। तो हमारी जो सबसे पहली थ्योरी थी जो कि सर जे थॉमसन लाए थे, विच वाज थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बात की थी। तो उस थ्योरी को आप लोगों को पता है कि डिस्कार्ड कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस, है ना। उसके बाद वो रदरफोर्ड जो थे हमारे, रदरफोर्ड ने कुछ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्होंने बताया था कि भाई प्रोटॉन से भरा हुआ नहीं है हमारा एटम। एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज चीज़ होती है, बट बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पर वो पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड रेस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ये चीज़ बताई थी रदरफोर्ड ने कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम के अंदर होता है वो एम्प्टी होता है और बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। और रदरफोर्ड ने ये भी चीज़ बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके आसपास कहीं रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसी बात रदरफोर्ड ने बताई थी। और फिर रदरफोर्ड को चैलेंज कर दिए थे हमारे जो मैक्सवेल थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लेकर आए थे। उन्होंने रदरफोर्ड को चैलेंज कर दिए थे, बोला था कि यार अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल के आसपास घूमता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करना चाहिए। तो जो हमारा एटम है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज करते 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 अपनी सारी एनर्जी लूज कर देना चाहिए और न्यूक्लियस में जाकर के चिपक जाना चाहिए, ठीक है, और एटम जो है वो कोलैप्स हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से रदरफोर्ड की जो बात थी कहीं ना कहीं वो भी सही थी, पर मैक्सवेल ने जो बात कह के चैलेंज किया था कहीं ना कहीं वो भी चीज़ सही थी, ठीक है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का जो मॉडल था वहाँ पर भी वो भी डिस्कार्ड हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर भी गड़बड़ चल रही थी। तो फिर धीरे धीरे लाइट की प्रॉपर्टीज़ को उन लोगों ने एग्जामाइन किया, एनर्जी वगैरह कैलकुलेट की, h/λ जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, लाइट के डुअल नेचर को एग्जामाइन किया। फिर यहाँ पर रदरफोर्ड की बात को लेकर कि भाई बीच में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है और आजू बाजू जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेट करते रहते हैं, ठीक है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस तरीके से इस बात को पकड़ करके नील बोर जो थे, सर नील बोर, उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया और बोर्स एटॉमिक थ्योरी लाई। मैं आपको बता दूं कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर सबसे ज़्यादा वर्सटाइल टाइप के क्वेश्चंस जेईई या नीट में बन सकते हैं एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, दिस इज़ द हार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। और मैं आपको बता दूं, आप चाहे जेईई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, तो बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि जेईई नीट का पूरा ही पेपर आ जाएगा भाई। जेईई या नीट के अंदर, जेईई के अंदर बोलूँ तो 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, नीट के अंदर 2-3 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ना एक क्वेश्चन बोर मॉडल का आएगा ऐसी आशंका रहती ही है। तो बोर मॉडल बिल्कुल पढ़ें, बहुत आसान सी चीज़ है और बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगी। तो बोर मॉडल के अंदर कोशिश करूंगी इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए, बट इट इज़ अ स्लाइटली बिग कॉन्सेप्ट, है ना। तो हो सकता है कि अगला वीडियो भी उसके लिए मुझे बनाना पड़े। तो एंड तक के देखें वीडियो, जितने भी बोर मॉडल, जिस भी वीडियो के अंदर बोर मॉडल बता रही हूँ, जितने भी वीडियो बोर मॉडल के लिए बना रही हूँ, सारे वीडियोस एंड तक देखो, ठीक है। और पक्का बताती हूँ कि बोर मॉडल का जो है, जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो लग जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाएंगे, साथ साथ में ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगी कि जहाँ बाकी बच्चों को 2 मिनट 2.5 मिनट लगता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वहाँ आप लोगों को मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोग बहुत फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बी कॉशियस, वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से देखना है और बढ़िया से नोट्स भी बनाने हैं, कॉपी पेन लेके बैठना है। कुछ थोड़े से डेरिवेशंस भी हैं, ठीक है, बोर मॉडल के अंदर थोड़े डेरिवेशंस भी हैं, देखकर बच्चों को डरावने लगते हैं डेरिवेशंस, बट ज़्यादा डरने की कोशिश नहीं करना, मतलब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार बता दूंगी तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, शॉर्टकट बताऊंगी तो और मजा आएगा, ठीक है। सो चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे और बात कर लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। सो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर पहले तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ, बोर्स एटॉमिक
मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जब बोर ने ये चीज़ देखी कि अच्छा रदरफोर्ड जो बता रहे हैं कि न्यूक्लियस नाम की एक चीज़ होती है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज, जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो कंसंट्रेटेड है सामने, ठीक है, बीच में, और फिर उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया था कि उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, कहाँ रिवॉल्व करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं की थी। जबकि बोर ने उसको और प्रिसाइज कर लिया कि भाई वो कहीं पर भी रिवॉल्व नहीं करते, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। एक पर्टिकुलर, जैसे ही अगर न्यूक्लियस है तो इससे एक पर्टिकुलर रेडियस का एक ऑर्बिट बनेगा, उसी रेडियस के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। तो इस ऑर्बिट को, और इस ऑर्बिट की रेडियस कम या ज़्यादा नहीं होने वाली है, वेरिएबल नहीं होगी, फिक्स रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, फिक्स एनर्जी होगी उस ऑर्बिट की, ठीक है, उस रेडियस के कारण, वो जो रेडियस है उसके कारण एनर्जी आएगी, मैं जाऊंगी उस पर, है ना। तो इन्होंने ये कहा कि फिक्स रेडियस की ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेगा। सो इसीलिए इन्होंने उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा है। क्या कहा है बेटा उसको? स्टेशनरी ऑर्बिट का है। ठीक है, सो मैं बात कर लेती हूँ कि भाई बोर्स ने क्या क्या बातें कही थी। बहुत जगह आप देखोगे, कॉपी किताबों में पढ़ने जाओगे तो ये जो मैं पॉइंट्स लिखने वाली हूँ इनको पोस्टुलेट्स भी कहते हैं बोर्स थ्योरी के। ठीक है, पोस्टुलेट्स या रूल्स या जो भी चीज़ें बोर ने बताई वो सारी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, सो देखो ज़रा स्टार्ट करते हैं। हैशटैग postulates of Bohr's theory। तो बोर्स थ्योरी जो थी एक स्पेशल चीज़ थी यहाँ पर कि बोर्स थ्योरी जो थी, बोर्स थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ पर वैलिड थी। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ से मेरा मतलब है कि वो सिर्फ ऐसे स्पीशीज़ पर वैलिड थी जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन है, बोर थ्योरी वहाँ पर फेल हो जाया करती है। इस बात को एकदम ध्यान रखें। बोर थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे जिनके पास एक से ज़्यादा एटम है। बोर थ्योरी वहाँ पर फेल हो जाया करती है। तो इसीलिए बोर थ्योरी का भी ये लिमिटेशन भी इसको बोल सकते हो आपकी, ये लिमिटेशन भी है बोर थ्योरी का। ठीक है, सो मैं यहाँ पर पहले तो लिख देती हूँ एक नोट, उसके बाद आपको बताऊँगी पोस्टुलेट्स कि भाई बोर्स थ्योरी is only applicable for single electron species। ऐसे लोग जिनके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अच्छा, अब ऐसे लोग जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो कौन है? तो भाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन जैसे, हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी या हाइड्रोजन लाइक एटम कौन हो सकते हैं? तो भाई ऐसे दूसरे भी एटम हो सकते हैं जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप बाकी के इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी कौन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे। तो मैम हाइड्रोजन तो समझ में आया कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन लाइक का क्या चक्कर है? तो हाइड्रोजन लाइक जैसे कि हीलियम He+। भाई हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने क्या किया? मैंने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। सो He+, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाइड्रोजन लाइक। फिर एक होता है लिथियम Li2+। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, आप 2 निकाल लो उसमें से, तो बचेगा क्या? 1। चेक कर लूँ ज़रा आपको अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? वैसे दिख तो रहा है, हल्का सा लेटर्स शायद से ब्लीड कर रहे हैं या ठीक है, मैं थोड़ा और शार्प लिखने की कोशिश करूँगी, है ना। Li2+ की अगर बात करें, और छोटा कर लेते हैं इसको। फिर Li2+ के बाद कौन हो सकता है? और Be3+, बेरिलियम 3+। ठीक है ना, बेरिलियम। उसके बाद बोरॉन 4+, और भी बहुत सारे हो सकते थे, बट नॉर्मली ये आगे वाले एटम्स के लिए फेल हो चुका था क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब हम एटम से निकाल लेते हैं तो हर बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना बच्चों बहुत एनर्जी लगती है। आप किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हो
बहुत एनर्जी लगती है। तो जितनी एनर्जी आप एटम को दोगे उसका एनर्जी कंटेंट उतना ही बढ़ जाएगा। और याद रखो किसी भी सिस्टम का, चाहे वो एक एटम हो या कुछ भी हो, आप उसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी डालोगे वो उतना ही अनस्टेबल होता चला जाएगा। तो जब आप ज़्यादा आयोनाइज यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने लगते हो एटम से तो वो अनस्टेबल होने लगता है। तो नॉर्मली एच हाइड्रोजन एटम और इसी तरह की स्पीशीज पे ही बोर मॉडल एप्लीकेबल था, बड़े स्पीशीज पे बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं था, इट वाज फेल्ड। ठीक है, वो बड़ी स्पीशीज पे फेल हो चुका था, इसीलिए फिर इसके आगे और एटॉमिक थियोरीज लाई गई। ठीक है ना। बट बोर ने क्या क्या बताया पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ में आया कि आप लोगों को कि भाई जो बोर मॉडल था हमारा बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ वैलिड था किस पर, तो हमारा बोर मॉडल सिर्फ और सिर्फ वैलिड था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम पर, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पर। ठीक है, उसके अलावा हमारा बोर मॉडल किसी पे वैलिड नहीं था। अच्छा, अब जिन पे वैलिड था जैसे हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मॉडल कैसा लाया गया, क्या बताया गया हाइड्रोजन के बारे में। तो जैसे रदरफोर्ड ने बताए थे कि भाई प्रोटॉन बीच में होता है, बोर वाज ओके कि हाँ ठीक है प्रोटॉन बीच में होता है, बात तुम्हारी ठीक है, न्यूक्लियस बीच में होता है, सही बात है। पर रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं रिवॉल्व करता है। बोर ने इस चीज़ में और प्रिसिशन लेकर आए, बोर ने इस चीज़ में और एक्यूरेसी लेकर आए, बोले कहीं भी रिवॉल्व नहीं करता, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, और वो स्पेसिफाइड ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और एक और चीज़ क्या कहते हैं बोर ने कही थी, एनर्जी के बारे में बताऊंगी, पहले मैं वो लिख देती हूँ कि बोर ने क्या कहा था। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था पोस्टुलेट्स का कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट में घूमता है, विच इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट को कहा जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और वो फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट होता है। फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे सवाल उठाया गया था कि भाई वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट करते 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 थकते थकते न्यूक्लियस के पास आएगा और एक समय आएगा न्यूक्लियस को चिपक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। इन्होंने कहा, बोर ने कहा कि वो घूमता ही रहेगा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ऑर्बिट की रेडियस वेरिएबल नहीं है। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर वही चीज़ कही थी कि भाई जब भी हम न्यूक्लियस ले लें बीच में तो उसके आसपास एक फिक्स्ड रेडियस का ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन उसी फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में घूमता है और इसी ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब और ये चीज़ इन्होंने क्या बताई थी कि भाई ये स्टेशनरी ऑर्बिट जो है इसका रेडियस और एनर्जी फिक्स्ड है। ठीक है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, मैं आगे चल लेती हूँ, सेकंड पॉइंट बता देती हूँ कि भाई एक्चुअली सेकंड पॉइंट नहीं है ये, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं द रेडियस एंड एनर्जी, जो एनर्जी है, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है। ठीक है, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए मिल रही है वो एनर्जी एक्चुअली उस ऑर्बिट की एनर्जी है। अब ऑर्बिट के पास एनर्जी कैसे आई? तो भाई साहब याद करो जरा, पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को दो चार्ज के सिस्टम के बारे में बताया था कि जब भी दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर या कुछ d डिस्टेंस दूर होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डालते हैं, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, जिसके कारण उनके बीच कोई फोर्स जनरेट होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच जनरेट होती है विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बोलो फटाफट, Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, इस वो रदरफोर्ड वाले वीडियो में था, आई थिंक किसी ने उस बात पे क्वेश्चन भी पूछा था जब मैंने उसको क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ एस्टिमेशन वाला वो डेरिवेशन किया था, तो मैंने उसको अल्फा पार्टिकल को इन्फिनिटी से फेंका था, तो किसी ने तो उस पर क्वेश्चन भी किया था कि भाई इन्फिनिटी, अरे बाप रे इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी से कैसे फेंक सकते हैं, कुछ भी बता रहे हैं। उस टाइम एक्चुअली मैं लाइव नहीं थी तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाई, है ना। मैं बता देती हूँ, अगर आप बेटा जो भी थे आप, है ना, अगर आप आज भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है ये समझें पहले। जब भी आप चार्ज सिस्टम की बात करते हो ना, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है वो डिस्टेंस जिस पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालता। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ मैग्नेट्स का, ठीक है। दो मैग्नेट ले लिए, एक मैग्नेट इस हाथ में ले लो, एक मैग्नेट इस हाथ में ले लो। अगर मैं इस हाथ को इतना दूर रखूँ तो क्या ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट हैं, इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे मैग्नेट है, ये छोटा मैग्नेट इस हाथ में, एक छोटा मैग्नेट इस हाथ में, तो अगर मैं इतना दूर रख दूँ तो क्या इसको इसका कोई इन्फ्लुएंस फील होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर और दूर रखूँ तो फील होगा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा पास लाऊं, यहाँ तक लाऊं तो भी फील नहीं होगा। तो ये सारे डिस्टेंसेस जो हम लोगों को इतने छोटे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इन दोनों के लिए इन्फिनिटी है। अच्छा, इतने पास ले आऊं तो फील होगा? हाँ बिल्कुल फील होगा। और थोड़ा दूर ले जाऊं तो फील होगा? नहीं होगा। तो बस जिस समय जिस डिस्टेंस पे वो एक दूसरे का इन्फ्लुएंस फील नहीं कर पा रहे, उनके लिए वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी दैट डजंट मीन कि 1 किलोमीटर दूर से फेंक रही हूँ, ठीक है। खैर, मैं यहाँ नहीं जाना चाह रही थी, मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि भाई जो रेडियस होती है और जो एनर्जी होती है उस ऑर्बिट की, वो फिक्स्ड होती है। और वो एनर्जी आती कहाँ से है? तो वो एनर्जी एक्चुअली वो वाली एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन आर वाली। क्यों मैम, वो कहाँ से आ गई यहाँ? तो भाई साहब चार्जेस ही तो हैं, ये देखो इसके अंदर भी भर भर के चार्ज है और मेरा इलेक्ट्रॉन भी चार्ज ही तो है, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है और उसकी रेडियस भी फिक्स है, उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, ठीक है। अब मैम जब वो घूम रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ जब घूमती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो कुछ दो फोर्सेस होते हैं, बड़े बड़े फेमस फोर्सेस हैं, वो बड़े फैमिलियर होंगे तुम उनके नाम से। दो फोर्सेस होते हैं जिनके बैलेंस होने के कारण ही चीज़ घूम पाती है, ठीक है। दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड, और एक फोर्स लगता है रेडियली इनवर्ड, याद करो। तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, रेडियली आउटवर्ड जो लगता है वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व करना चाहे, सो सेंट्रीफ्यूगल, जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इट शुड बैलेंस सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है रेडियली आउटवर्ड वाला फोर्स, और वो होता है आपका mv²/r। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, बट स्कूल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। mv²/r, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वहीं अगर मैं बात करूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं देखूँ तो रेडियली इनवर्ड होता है बेटा वो। और रेडियली इनवर्ड जो फोर्स है, देखो ध्यान से देखो, फिर बनाती हूँ यहाँ पे, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ खींचने वाला कौन सा फोर्स है? तो भाई वही तो है Q1 Q2 अपॉन r², क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, आपस में बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा? वही Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये वाली एक चीज़ रहेगी यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ये रेडियस के कैलकुलेशन में बड़ी काम आने वाली है बच्चों। मैं देख लूँ ज़रा कि ये रेड कलर दिख कैसा रहा है, ठीक है ना। आज ज़रा लाइट की सेटिंग मैंने चेंज की हुई है, ठीक ठाक तो दिख रहा है, ठीक है।
चलो, तो ये हो गई मेरी कहानी कि भाई रेडियस जो है, एनर्जी जो है वो फिक्स्ड रहती है। अब रेडियस रहती कितनी है, एनर्जी कितनी रहती है, उस पर भी बात करेंगे, डेरिवेशंस के साथ बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो अगर वो सर्क्यूलर मोशन कर रहा है तो रेडियली आउटवर्ड वाला सेंट्रीफ्यूगल और इनवर्ड वाला सेंट्रीपीटल सेम होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल होता है mv²/r और सेंट्रीपीटल, क्योंकि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस जब एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो होता है kq1q2/r²। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है kq1q2/r², ठीक है। ये था। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था बोर का, ठीक है, वैसे ये सेकंड वाला बोर का पोस्टुलेट नहीं था, ये तो मुझे काम आने वाला है अभी डेरिवेशन में, इसलिए बताया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था बोर का वो क्या था मैं बताती हूँ सॉरी। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने ये कहा कि भाई उनसे लोगों ने जब पूछा कि ठीक है आप जो बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि एक फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट में घूमेगा, मान ली बात, ठीक है, तो ये ऑर्बिट कहाँ बनेगा, ये ऑर्बिट कहाँ बनेगा, क्या ये ऑर्बिट जस्ट न्यूक्लियस के पास बन जाएगा या न्यूक्लियस से 1 किलोमीटर दूर बनेगा या आधा किलोमीटर दूर या व्हाटएवर, कितने डिस्टेंस पे कहाँ बनेगा ये ऑर्बिट, क्या क्राइटेरिया है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भाई यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ थर्ड ऑर्बिट है, कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो उन्होंने ये कहा कि जिस डिस्टेंस पर या जिस रेडियस पर, ठीक है, जिस रेडियस पर, क्या कह रही हूँ मैं, जिस रेडियस r पर इस इलेक्ट्रॉन का या इस ऑर्बिट का, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम, क्या कह रही हूँ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो h/2π के इक्वल हो जाएगा या h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, उस टाइम पे उस जगह पर ऑर्बिट बन जाएगा। मैम क्या हो गया, ये क्या कह दिया आपने, इतने खतरनाक शब्द बोल दिए, हमारे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उड़ गए। देखो बताती हूँ, लिखती हूँ फिर बताती हूँ। The orbit will exist where क्या कह रही थी मैं, एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखना ज़रा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज integral multiple of h/2π, ठीक है। क्या कहा इन्होंने ये कहा कि उस रेडियस पर या उस जगह पर ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इक्वल होगा किसके, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी किसी इंटीजर के मल्टीपल के, किस फैक्टर से, h/2π, इस फैक्टर से। ये कहानी कही, ठीक है, ये बात बोला कि जहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा किससे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h/2π एक फैक्टर है, कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है, तो जब इस पर्टिकुलर कांस्टेंट के मल्टीपल, जैसे 1 × h/2π, 2 × h/2π, 3 × h/2π, 4 × h/2π, ऐसे जब इंटीजर से मल्टीपल हो जाएगा उस जगह पर ऑर्बिट बन जाएगा, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, तो भाई सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम अगर आपको याद हो तो इट इज नथिंग बट p होता है, l होता है, p होता है, r क्रॉस p होता है, ठीक है ना, r क्रॉस p होता है कुछ, और p जो है इट इज़ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। r क्रॉस p क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का और r का। तो यहाँ पर p जो है मेरा वो होता है mv, तो मैं इसको लिख देती हूँ mvr, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम जो होता है मेरा, तो एंगुलर मोमेंटम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड mvr, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है mvr। सो अगर मैं पोस्टुलेट में इसको पुट कर दूं तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई mvr जिस समय
इंटीग्रल ऑफ h/2 हो जाएगा। MVR जिस समय इंटीग्रल ऑफ h/2 हो जाएगा उस जगह पर, उस देखो यहाँ पे रेडियस भी आ रहा है, उस रेडियस पर क्या क्या बन जाएगा मेरा? ऑर्बिट बन जाएगा। कौन से नंबर का ऑर्बिट बन जाएगा? सो भाई nth नंबर का ऑर्बिट बन जाएगा। जिस इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे उस इंटीजर वाला, उस नंबर का ऑर्बिट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे m बोलूँ तो m क्या है भाई? मास है किसका? मेरा या तुम्हारा? तो इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, ये मक्खी भी आ गई है पढ़ने। अरे जा भाई, अरे जाओ यार, मक्खी को भी पढ़ना है, बताओ, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। v की बात करूँ, v क्या है? तो वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसकी है? तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की है। r क्या है? तो रेडियस है। किसकी? रेडियस है ऑर्बिट की। ऑब्वियसली जो ऑर्बिट बना रहे हो किस रेडियस पे बनेगा वो बताएगा। n क्या है यहाँ पर? तो n इंटीजर भी है 1 2 3 4 जिससे वो h/2 मल्टीप्लाई होगा, और n ऑर्बिट नंबर भी है। इट इज इंटीजर एज वेल एज ऑर्बिट नंबर। ठीक है, फिर अगर हम h/2 की बात करें तो h/2 बेटा कांस्टेंट कहलाता है। h/2 कांस्टेंट है। किसी किसी बुक्स में इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, h के सर पे टोपी, h बनाया और ऐसा काट दिया, इसको कहते हैं h बार। ठीक है, इसको कहते हैं h बार, ऐसा भी कोई कोई लोग बना देते हैं। जिस रेडियस पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा उस रेडियस पे बोर का ऑर्बिट तैयार हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। और वो ऑर्बिट फिक्स रेडियस वाला होगा, फिक्स एनर्जी वाला होगा। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करनी पड़ेगी। वो जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिट में घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी फिक्स्ड होगी। ठीक है, अब मैम कितनी होगी उसकी एनर्जी? ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी बताएंगे, कितनी होगी एनर्जी पे बात करेंगे, डेरिवेशंस के साथ बात करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी, ऑर्बिट की रेडियस भी फिक्स रहेगी। ठीक है, तो क्या मल्टीपल ऑर्बिट्स रहेंगे? हाँ बिल्कुल मल्टीपल ऑर्बिट्स रहेंगे, एक से ज़्यादा इन्फिनिटी तक ऑर्बिट रह सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घुसा हुआ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में जा आ सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए करने होंगे एनर्जी के लेन देन, ट्रांजिशंस, एनर्जी के ट्रांजिशंस करने होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तब वो किसी तरह की एनर्जी ना देगा, मतलब देगा नहीं, ऑब्वियसली ले तो सकता है। ठीक है, तो जब वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमते वक्त वो किसी भी अमाउंट की एनर्जी रेडिएट नहीं करने वाला, घूमते हुए रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, घूमते हुए रेडिएट नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और बोला कि जब किसी दूसरे ऑर्बिट में उसको जाना है तभी वो एनर्जी के ट्रांजिशंस यानी एनर्जी के चेंजेस करेगा, अदरवाइज एनर्जी के चेंजेस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने इनके थर्ड पोस्टुलेट में, मतलब नेक्स्ट पोस्टुलेट में देखते हैं, while revolving in a fixed circular orbit, जब एक फिक्स्ड सर्क्यूलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है it will not radiate out, वो नहीं करेगा रेडिएट एनर्जी। ठीक है ना, घूमता है जब फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। तो फिर कब करेगा? फिर एनर्जी को रेडिएट कब करेगा? तो जस्ट अ सेकेंड, ओके देखते हैं। ठीक है, तो एनर्जी को रेडिएट कब करेगा? तो भाई एनर्जी को रेडिएट वो उस मोमेंट पे करेगा जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा। ठीक है, कब करेगा? जब वो ऑर्बिट चेंज करेगा। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, इट विल नॉट रेडिएट आउट एनर्जी बट इट विल इमिट एनर्जी, इट विल इमिट एनर्जी, वो एनर्जी इमिट करेगा व्हेन
it goes from higher energy level to lower energy level, ठीक है। और मैं ऐसा कह सकती हूँ एंड इट विल एब्जॉर्ब, और वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी व्हेन एक्साइट, when it will excite from lower energy level to higher energy level। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, बताया था। मान लो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, है ना, जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे या हायर लेवल पे जाओगे या हायर ऑर्बिट पे जाओगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी ऑर्बिट की। मैम ये आपको कैसे पता है? मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को पता है, ठीक है। तुमको भी पता चलेगा, कब पता चलेगा? जब डेरिवेशंस कराऊंगी, टेंशन नहीं लो। अभी मान लो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी अगर मैं इसको नाम दे दूँ E1, इसको नाम दे दूँ E2, इसको नाम दे दूँ E3 और इसको नाम दे दूँ E4, तो मैं ये कह सकती हूँ कि E4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E3 एंड देन E2 एंड देन E1 इज द स्मॉलेस्ट वन। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगी एनर्जी बढ़ेगी। तो मान लो मेरा कोई ये एक इलेक्ट्रॉन है E1, मैं इसको नाम दे देती हूँ, E1 में इसको नाम दे देती हूँ। तो इस E1 के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, तो अब ये कहाँ आना चाहेगा? अगर इसको ट्रांजिशन करना है, अगर इसको खेलने कूदने जाना है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट्स पे, यानी ये फोर्थ से थर्ड पे, फोर्थ से सेकंड पे, फोर्थ से फर्स्ट पे जा सकता है, ठीक है। तो अभी इसके पास जो एनर्जी है वो है E4। मान लो कि इसने ट्रांजिशन कर ली, ठीक है, दूसरे पेन से ट्रांजिशन करते हैं, बढ़िया, रेड पेन से करते हैं, ठीक है। मान लो इसने ट्रांजिशन कर ली सेकंड ऑर्बिट पे, ये आ गया मेरा E1, ठीक है। सो अब जो इसने ट्रांजिशन की है सेकंड ऑर्बिट पे, तो सेकंड ऑर्बिट पे उसके पास है एनर्जी E2। इनकी वैल्यूज भी डिफाइन कर लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देती हूँ 5 रुपये, इसको मैं बोल देती हूँ 15 रुपये, इसको मैं बोल देती हूँ 25 रुपये, 25 नहीं, इसको मैं बोल देती हूँ 30 रुपये और इसको मैं बोल देती हूँ 50 रुपये, ठीक है। सो यहाँ पर जब ये फोर्थ शेल में था तब इसके पास 50 रुपये हुआ करते थे। अब सेकेंड शेल में रहने का किराया बहुत कम है, सेकेंड शेल में रहने का किराया सिर्फ 15 रुपये है, जबकि फोर्थ शेल में रहने का किराया कितना था? 50 रुपये, ठीक है। तो फोर्थ शेल में रहने के लिए उसको 50 रुपये किराया देना पड़ता था। जब वो सेकेंड शेल में आया तो अब किराया सिर्फ कितना रुपए देना पड़ता है? सिर्फ 15 रुपये देना पड़ता है। तो मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ अब जब वो आया तो उसने और सेविंग कर ली ना भाई, कुछ सेव हो गए ना उसके पैसे। कितने पैसे और सेव हो गए उसके? वो पार्टी बना सकता है, अब और पैसों से पार्टी बना सकता है। तो मुझे बताओ कितने पैसों से और एक्स्ट्रा कितने पैसे ऐड हो गए उसके पास पार्टी बनाने के लिए? सो भाई सीधी सी बात है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे ऐड हो गए। 15 में से 50 गए कितने? 15 में से 50 नहीं जाते गधों, 50 में से 15 जाते हैं, ठीक है ना। तो 35 रुपये, 35 रुपये जो है ये इसने रेडिएट कर दिए, खर्च कर दिए, पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया उसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके सेविंग में जा रहे थे। बोले सेव क्यों करूँ, खर्चा करूँगा, ठीक है, मेरे टाइप था वो। तो डेल्टा ई का मतलब क्या होता है? डेल्टा ई का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी कितनी आ गई? तो यहाँ पर फोर्थ शेल की जो एनर्जी थी और जो सेकेंड शेल की एनर्जी थी वो उसका डिफरेंस था E4 से 2। कितना आया? E4 माइनस E2 विच इज़ नथिंग बट 35, ठीक है। सो वैसे ही मान लो, अच्छा उसने रेडिएट की, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ज़्यादा थे, उसको कम की ज़रूरत थी। मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है मेरा E2, ठीक है, वो अभी लोएस्ट एनर्जी लेवल पे बैठा है और उसको मज़े करने हैं, उसको पार्टी करनी है, उसको जाना है थर्ड एनर्जी लेवल पे, ठीक है। वो लोएस्ट पे है और अब उसको ऊपर जाना है। तो अभी उसके पास 5 रुपये हैं, ठीक है ना। अभी उसका किराया 5 रुपये है। जहाँ पर उसको जाना है वहाँ उसको किराया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 30 रुपये।
तो भाई यहाँ अभी उसका खर्चा 5 रुपये, जबकि उसको 30 रुपये खर्चा करना है, तो अब उसको और जुगाड़ करना पड़ेगा। कितने का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई? 25 का जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ से मांगेगा दोस्तों से, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला कौन सा मेरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एरोज पे ध्यान दो, ये एनर्जी खा रहा है, ये एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी इमिट कर रहा है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितने की, डेल्टा ई, कितने की, 1 से 3 यानी वही 30 में से गए 5 यानी बचे 25, ठीक है। सो इसको जो है यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, जबकि वो यहाँ पे 35 की रेडिएट कर देगा। तो इससे मैं ये भी कह सकती हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आता है, हायर से लोअर पे आता है, तो वो रेडिएट करता है एनर्जी को। कितनी रेडिएट करता है? उन दोनों के डिफरेंस के बराबर। जबकि अगर लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा कितनी, अगेन उन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, वाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट इट विल नॉट रेडिएट आउट एनर्जी। जब वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करेगा, ठीक है। बट इट विल इमिट एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। हायर से लोअर आएगा तो इमिट कर देगा। एंड विल एब्जॉर्ब, और वो एब्जॉर्ब करेगा जब वो एक्साइट होगा फ्रॉम लोअर टू हायर। जब लोअर से हायर एक्साइट होगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रेडिएट करेगा वो भी लिख देती हूँ यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ एनर्जी radiated or absorbed is equal to the difference in energy levels। कि भाई कितनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो अमाउंट है वो एक्चुअली उस एनर्जी लेवल के डिफरेंस के, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये इतनी बातें जो है हमसे भोर ने की थी, ठीक है। ये सारी बातें हमें भोर ने बताई थी, और इन्हीं बातों को यूज़ करके इन्होंने रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इन चीज़ों के डेरिवेशंस भी किए थे, ठीक है। क्या क्या निकाला था कि भाई किस ऑर्बिट में घूमेगा, उस ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालोगे, कितनी होगी। जब घूमेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की घूमते टाइम, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम के अंदर। फिर वेलोसिटी के बाद टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन ख़त्म करने में। फिर फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में कितने बार घूम पाएगा, ठीक है। फिर एनर्जी की, भाई हर ऑर्बिट में कितनी कितनी, किस किस ऑर्बिट की क्या क्या एनर्जीज रहेगी। तो अभी बात कर लेते हैं, हम लोग सब कुछ डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं शायद सिर्फ रेडियस डिराइव कर पाऊंगी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ और एनर्जी मैं अगले वाले वीडियो में करूंगी, ठीक है। सो फटाफट हेडिंग डाल लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ रेडियस। और यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे के सारे आएंगे। बोर ऑर्बिट, बोर ऑर्बिट के रेडियस को डिराइव करते हैं ज़रा, ठीक है। चलो किस प्रकार डिराइव करेंगे। सो भाई एक हमारा एटम ले लिया, मतलब एटम लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके लिए एक न्यूक्लियस ले लिया। अच्छा, न्यूक्लियस जो लिया है मैंने, इस न्यूक्लियस के अंदर z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मैंने देखो अंदर लिखा है ZP का मतलब वो नहीं है, ZP का मतलब है Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ऑब्वियसली किसी के पास भी Z नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं, एटॉमिक नंबर Z से ही तो देखा जाता है। Z इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अब भी 2 मिनट पहले बताया था, कोई भी अगर सर्क्यूलर मोशन करता है तो 2 फोर्सेस होते हैं जो वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है रेडियली इनवर्ड, एक होता है रेडियली आउटवर्ड। बताया था रेडियली आउटवर्ड वाला होता है सेंट्रीफ्यूगल, रेडियली इनवर्ड वाला होता है सेंट्रीपीटल। तो यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा वही काम कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपीटल
फोर्स होगा, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी देखो जरा 2 पन्ने पलट के बताया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा कि Q1 Q2 अपॉन r², बरोबर है। ये बताया था, कहा भी था, देखो बहुत काम में आने वाला है ये चीज़, ठीक है। सो देखेंगे ज़रा क्या बचा, ये क्या बनता है यहाँ पे। हाँ तो ठीक है ना, एक आर तो पहली फुर्सत में कैंसिल कर देते हैं, v² निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि v और r दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली r को तो एलिमिनेट कर नहीं सकते, क्योंकि r ही तो निकालना है, तो v² को एलिमिनेट कर देते हैं, v निकाल लेते हैं। v हो जाएगा तुम्हारा k Q1 Q2 अपॉन r, और यहाँ पे आ जाएगा m, ठीक है। ये आ गई तुम्हारी v² की इक्वेशन। इसको मैं लगे तो नंबर दे देती हूँ, फर्स्ट नंबर, है ना। फिर चलो मैं बढ़ती हूँ आगे। अब क्या होगा, एक और v निकाला जा सकता है, वो बोर के नेक्स्ट पोस्टुलेट से, वो जो एंगुलर मोमेंटम वाला पोस्टुलेट था, एक और v निकाला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑल्सो फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट, कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π होता है, ठीक है। सो इससे भी मैं वेलोसिटी निकाल सकती हूँ, देखो वेलोसिटी इक्वल टू NH/2π, यहाँ पे चला जाएगा mr, ठीक है। इसको जब मैंने स्क्वेयरिंग किया, तो ऑन स्क्वेयरिंग आई कैन से दैट v² इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² m² r²। Here are our equation number 2। देखो बेटा होता क्या है ना, आप बहुत सारे ऑनलाइन जो है कोर्सेज आप वो ले सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं किसी को भी गलत ऐसे नहीं बोल रही, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाने वाले टीचर्स ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं भी फ्री में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बात आती है सिर्फ आपके एजुकेशन की। बहुत कम टीचर्स होते हैं एक्चुअली जो कि इस तरह के डेरिवेशंस करवाते हैं, ठीक है। स्पेशली ऑनलाइन बच्चे थोड़े बोर हो जाते हैं। बच्चों को आजकल क्या चाहिए, तो आजकल आप लोग को चाहिए यार रेडीमेड पकी पकाई रोटी दे दो, ठीक है, तो हम खा लेंगे बढ़िया, पकाने वाली मेहनत हमसे नहीं होगी। पर मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे ना पसंद नहीं है कि यार आपको एकदम रेडी ऐसा बना बनाया फार्मूला दूँ मैं, और आप वो फार्मूले को एकदम ऐसे गप करके खा लो और फिर आप उससे क्वेश्चन लगा लो। नहीं, मज़ा नहीं आता। क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि भाई आप इतने फार्मूले नहीं रट सकते यार। फार्मूले याद रखना, इतने सारे फार्मूले याद रखना, क्योंकि जेई का या नीट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा सिलेबस नहीं है। आज 100 से भी ज़्यादा चैप्टर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर आपको पढ़ने होते हैं, तो कितना रटोगे यार, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। इतना ज़्यादा रटना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेरिवेशंस आप लोगों को समझ में आ जाएं, इसीलिए मैं डेरिवेशंस करवा रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग होते हैं जो डेरिवेशंस नहीं करवाते, ठीक है। आप स्किप कर सकते हो डेरिवेशन अगर आपको लगता है कि यार आप सुपर ह्यूमन हो, और अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूले गप करके खा लोगे तो आपसे हो जाएगा, बन जाएगा, तो ठीक है गप लो, है ना, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूले रट लो, घोट लो, है ना, लिख के 100 बार लिख के घोटो, कोई टेंशन नहीं है। पर मेरे हिसाब से जितना टाइम उसको घोटने में लगता है उससे बहुत कम समय लगता है इसको समझने में। और अगर एक फॉर्मूला आपको आ गया तो आप बाकी के सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो अपने आप, ठीक है। सो मेरे हिसाब से तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, और यहाँ पर फॉर्मूले को मैं कैसे डिराइव कर रही हूँ देखना चाहिए, ठीक है। सो देखो फटाफट, v² मैंने पिछले वाले इसमें भी निकाला था v², और मैंने यहाँ पर भी v² निकाला है। तो मैं एक काम कर देती हूँ, मैं इक्वेट कर देती हूँ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो पुरानी इक्वेशन क्या थी मेरी, के Q1 Q2 अपॉन RM, के Q1 Q2 अपॉन RM। देखो मैंने Q1 Q2 की वैल्यू डाली नहीं है अभी। और दूसरी इक्वेशन है मेरी n² h² अपॉन 4π² m² r²। एक आर मर गया, एक एम भी मर चुका है। आर इधर ले आओ, ठीक है, और बाकी सब उधर ले जाओ, बचा क्या, n² h² अपॉन 4π² m के Q1 and Q2। Now put the value of Q1 and Q2. What are the values of Q1 and Q2? तो बेटा देखो बहुत ही सिंपल है।
Q1 क्या है तो Q2 क्या है, तो एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर मैं इसका Q1 चार्ज मान लूँ और अगर इसका Q2 चार्ज मान लूँ तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E ही होता है, सबको पता है। अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर अरे भाई 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 पता नहीं, लोग तो बाइक वाइक खरीद लेते हैं तो पता नहीं क्या ही समझते हैं अपने आप को, है ना, इतना पोंगा बजाते हैं, कोई चालान क्यों नहीं काटता इनका। खैर, न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है। तो अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन्स हैं तो क्या चार्ज होगा, ऑब्वियसली 10 ही, ठीक है। Z प्रोटॉन्स है या 100 प्रोटॉन्स है तो कितना होगा, 100 ही। Z इज अ नंबर, इट इज एन एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो चार्ज कितना होगा, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो चार्ज हो जाएगा ZE, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा E, जबकि प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा ZE। सो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ठीक है, कुलभूषण इज हियर। सो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि जो रेडियस होगा मेरा वो होगा n² अपॉन 4π² m k, एक में होगा ZE एक में होगा E, ठीक है, इस तरीके से। सो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें वहाँ पर और देखें ज़रा कि क्या आता है, फटाफट देखें क्या आता है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आएगा, R इक्वल टू n² अपॉन 4π² m k ZE²। This is the formula of R, this is the formula of radius, this is the formula of radius of orbit। यहाँ पर अगर बताऊँ कि क्या क्या टर्म्स हैं तो R is nothing but radius of orbit, जिस भी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी रेडियस। N जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। H हम सबका प्यारा, प्लैंक्स कांस्टेंट सबका दुलारा, ठीक है। 4π पता ही है यार तुमको, मास मेरा नहीं है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का है, नहीं मतलब मेरा भी मास है पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10 की पावर 9 ग्रीन कलर से। Z इज एटॉमिक नंबर, वेयरएज E इज चार्ज किसका, तो भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 पता है यार तुम्हें, ठीक है। अब आप बोलोगे ओ शिट मैम ये क्या पाप कर दिया आपने, कैसा फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ये कोई फॉर्मूला है, ये तो डिज़ास्टर है, ये कौन याद रख सकता है मैम, ये हम तो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अरे भाई ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, कौन सा कलर लूँ, वाइट ले लेते हैं चलो। H कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, 4π फिक्स्ड वैल्यू, मास फिक्स्ड वैल्यू, K फिक्स्ड वैल्यू, चार्ज फिक्स्ड वैल्यू, भाई सब तो कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल या बदलने वाला समय के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ या क्वेश्चन के साथ बदलने वाला कौन है, तो बदलने वाला है N और Z, यही दोनों तो बदलेंगे, बाकी तो सब हमेशा जन्म जन्म कोई भी ले लो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन जो लेना है वो ले लो, बाकी सब तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना मैं ये काम करूं कि इसके अंदर मैं सारे वैल्यूज़ डाल दूं और कैलकुलेट कर लूं और कैलकुलेट करके एक कांस्टेंट बनेगा उसको घोट लूं, ठीक है, सारे फॉर्मूले में लग जाएगा। तो बिल्कुल वही किया मैंने, देखो ज़रा क्या किया मैंने। रेडियस इज़ h² लगा दिया, 6.63 × 10⁻34 का स्क्वायर n², ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 × पाई विच इज़ 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास इज 9.1 × 10⁻31 kg, के आया 9 × 10⁻11, E² पता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z, ठीक है, सबको कैलकुलेट कर लिया। बचा आता है जो वो आता है 0.529, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.5 लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, ये आता है n² बाई Z, ये आया मीटर में। दिस इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ एटम। नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, दिस इज़ द थिंग जो कि लगेगी सभी जगह पर। देखते हैं ज़रा क्या लेंथ हो रही है हमारी वीडियो की।
ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि भाई इस तरह के फॉर्मूले के साथ हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। कैलकुलेट, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हीलियम आयन के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो देखो ज़रा कैसे कर पाओगे। तो भाई सीधी सी बात है, रेडियस क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर बाई जेड। तो n यानी सेकेंड ऑर्बिट में n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 2। तो 2 स्क्वायर बाई जेड विच इज़ 2, एक टू कैंसिल हो गया, और 0.529 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.529 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देख लो ज़रा। तो 2 9 से 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1.058 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 मीटर। या कुछ लोगों को ज़्यादा ही स्टाइल मारनी होती है तो वो इसको ऐसा भी लिख देते हैं, एमस्ट्रॉन्ग मीटर। सो बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, ठीक है। आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो, आप दोनों ही तरीक़ों से लिख सकते हो, जैसे भी आप लिखना चाहो, है ना। सो दिस इज़ द ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। सो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखते हैं ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकाल के बताओ, ठीक है। कैसे करोगे, तो फिर वही बात, फिर रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10, और क्या बचा, n स्क्वायर बाई जेड। तो n यानी 3 का स्क्वायर बाई जेड यानी 4, ठीक है। सो इट विल बी 9/4। सो 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 9/4, दिस विल बी योर रेडियस। आप चाहें तो बड़े प्यार से कैलकुलेट करें वैल्यू और फटाफट कमेंट करें जल्दी से। तब तक मैं चलती हूँ, एक और बढ़िया क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अगर समय बचा तो वेलोसिटी पे जाएंगे, अदरवाइज अगले वीडियो में जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन फटाफट। द रेडियस ऑफ क्या ले लूँ, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन is x Armstrong meter. तो find the radius of third orbit of beryllium ion, फटाफट लिखेंगे, in terms of x। फटाफट करेंगे, फटाफट जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियस की कंपैरिजन करनी है यहाँ पर। रेडियस एक एटम की ऑलरेडी दी हुई है और दूसरे एटम की आपको निकालनी है, पर पहले एटम के टर्म में ही निकालनी है। तो देखेंगे जल्दी से किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ लिथियम आयन उन्होंने दिया है 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 n स्क्वायर बाई जेड। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बाई जेड आ जाएगा 3, ठीक है। सो ये इसका वैल्यू मुझे x दिया है और एमस्ट्रॉन्ग मीटर दिया है। सो x एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 0.529, मैं इसको भी एमस्ट्रॉन्ग लिख देती हूँ, और ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से x का जो है कुछ ऐसा वैल्यू मुझे मिलता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ
कि 0.529 इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि भाई 3x/4 है। मैं 0.529 को 3x/4 पुट कर सकती हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं देखूँ कि भाई रेडियस ऑफ बेरिलियम आयन क्या है, तो वो है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। n²/z, n² मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय z हो जाएगा 4। 0.529 की वैल्यू मुझे पता है ना, 0.529 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू 3x/4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ आ जाएगा 9/4, तो ये आ जाएगा 9 3 27/4 4 16x एंगस्ट्रॉम। ओके, सो हियर मेरे को कुछ ऐसी वैल्यू मिली है, आप लोगों को भी वैसी ही मिली होगी। रेडियस ऑफ बेरिलियम इज 27, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, 27/16x एंगस्ट्रॉम, कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर उसकी मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को भी मिली होगी, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, कुछ ऐसी ही वैल्यू मिली होगी ना। सो दिस इज द काइंड ऑफ रेडियस कैलकुलेशन फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल, है ना। एक बार ज़रा डेरिवेशन में फिर से बता देती हूँ मैंने कैसे किया था डेरिवेशन, और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो एंड करूँगी। वेलोसिटी हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इक्वेट कर दिया था। सेंट्रीपिटल फोर्सेस mv²/r या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस mv²/r, सेंट्रीपिटल इज Q1 Q2/r², r कैंसिल कर दिया, v² यहाँ से निकाल लिया। फिर mvr इक्वल टू NH/2π से फिर v² निकाल लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। Q1 को E पुट किया, Q2 को Z E पुट किया, दैट्स इट। आई गॉट माई इक्वेशन फॉर रेडियस। मैंने सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की, तो ये कांस्टेंट के टर्म में मुझे रेडियस की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और अगर इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। सो तब तक के लिए मैं अभी यहाँ पर इसको एंड करती हूँ, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसिटी पे, एनर्जी पे, फ्रीक्वेंसी पे और टाइम पीरियड पे। बोर मॉडल का रेडियस का एक बार फिर से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, ठीक है। सो तब तक के लिए एंजॉय करें, खुश रहें, सेफ रहें, घर पे रहें, कोरोना फ्री रहें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।